हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर के यूनिट फर्स्ट की टॉपिक स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। किसी भी विषय का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र उसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके पूर्ण किया जाता है। हमने मानव भूगोल के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मानव भूगोल क्या है, तो उसके अंदर हमने उसके विभिन्न तत्वों का अलग अलग विद्वानों के अनुसार विश्लेषण किया था, जिसमें प्राकृतिक दृश्यभूमि, सांस्कृतिक दृश्यभूमि, मानव पारिस्थितिकी, इनके मध्य के अंतर संबंध आदि सभी तथ्यों को समावेशित किया हुआ था। इस प्रकार मानव भूगोल कभी नियतिवादी विचारधारा से प्रभावित रहा, कभी संभववादी, कभी नवनिश्चयवादी। तो इसका विकास निरंतर चलता आ रहा है, जिससे इसका विषय क्षेत्र व्यापकता की ओर अग्रसर है, क्योंकि इसमें निरंतर नवीन तथ्यों का समावेश हो रहा है। इसलिए मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र निरंतर विस्तार कर रहा है और अत्यंत व्यापक है। मानव भूगोल में पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक पर्यावरण तथा उन विशिष्ट प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण और उसमें निवास करने वाले मानव समुदायों के पारस्परिक संबंधों और विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। यह हमने उसकी परिभाषा के अंदर देखा था। क्योंकि यह एक प्रगतिशील विषय है, तो उसके प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों को ही इसका अध्ययन क्षेत्र माना गया, लेकिन धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा समायोजन को भी महत्व दिया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजिल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक कर स्थापित किया और इसी से मानव भूगोल का जन्म माना जाता है। और उन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल का प्रकाशन भी किया। इसमें मानवीय पक्षों का अध्ययन भौगोलिक या भौतिक पक्षों के साथ ही सामान्य भूगोल के रूप में किया जाता था और फिर निरंतर मानव भूगोल के व्यवस्थित विकास के साथ ही इसके विषय क्षेत्र का स्वरूप निर्धारित होने लगा। अगर हम मानव भूगोल की जो लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस का अध्ययन किया था, उसके अनुसार देखें तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र इस चार्ट के द्वारा स्पष्ट होता है, जिसमें एक किनारे पर प्राकृतिक वातावरण है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक वातावरण, और इनके मध्य मानव की क्रिया प्रतिक्रिया और उसके अंतर संबंध समाविष्ट है। हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के को अगर हम देखें तो दो मुख्य अंग हैं, विश्व और मनुष्य, अर्थात पृथ्वी और मानव। और इसका तीसरा अंग कह सकते हैं क्रियाशीलता, उसकी एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के साथ ही हम उसके मनुष्य और विश्व के परिदृश्यों का पारस्परिक संबंध का आकलन कर सकते हैं।
अगर हम कहें प्राकृतिक वातावरण या विश्व की सीमा में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आदि संघटक आते हैं और उनकी विभिन्न आकृतियां मानव वर्ग के वृहत एवं सूक्ष्म कार्य का स्थल भी होती हैं। वर्क प्लेस भी हमारा यही प्राकृतिक वातावरण होता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, सागर, वनस्पतियां, प्राणी आदि सभी सम्मिलित है। देखते हैं कि शीतोष्ण प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में परिस्थितियां और मानव की परिस्थितियां दोनों ही भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां होती हैं, भिन्न भिन्न वनस्पतियां होती हैं। तो मानव प्राकृतिक वातावरण में ढलता है और उसी के अनुसार अपने क्रियाकलाप करता है और उस प्राकृतिक वातावरण की अमिट छाप उसके क्रियाकलापों पर अंकित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकाल से वर्तमान तक मनुष्य पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता आया है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। आदि मानव के रूप में कंदमूल एकत्रित किए, फिर उसने कृषि की, कृषि में भी विभिन्न रूप किए, फिर उन्होंने धीरे धीरे बस्तियां बसाना शुरू किया, अभी वर्तमान में नगर निर्माण हो रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्राकृतिक वातावरण से मानव ने समायोजन करके एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया। तो यही सब चीजें मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आती हैं। अगर इसे इन शॉर्ट रूप में कहना चाहें, निष्कर्ष रूप में कहना चाहें, तो मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं। पहला, उसकी जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, अर्थात किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंचय, जीविका के साधन आदि विशेषताओं का अध्ययन करना। दूसरा, किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, अर्थात प्राकृतिक वातावरण के भी उन्हीं पदार्थों का अध्ययन करना जो कि मानव ने अपने द्वारा उसके रूप परिवर्तन कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की हो और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की हो, जो कि संसाधन होने के लिए आवश्यक माना जाता है, उनका अध्ययन करना। कल्चरल लैंडस्केप मीन्स सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करना, जिसमें वातावरण, औजार, कच्चा माल, निर्माण सामग्री, अधिवास, सभ्यता विकास आदि तत्व आते हैं। चौथा, मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन करना, एडजस्टमेंट जो है एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, इसका मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि उस प्रदेश में मानव और प्रकृति के मध्य होने वाले अंतर संबंधों से जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्थानिक संगठन बनता है, उसका अध्ययन करना। फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलाप का अध्ययन करना और इन सब के मध्य परिवहन एवं भ्रमण का अध्ययन करना। और लास्ट कह सकते हैं टेम्पोरल सक्सेशन, कालिक अनुक्रमण का अध्ययन करना। कालिक अनुक्रमण से आशय है समय के साथ साथ विकास की दशाओं का विस्तृत वर्णन करना मानव भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र है। इस प्रकार इस चित्र या इस रेखा चित्र के द्वारा हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण के साथ ही मानव के द्वारा किए गए विभिन्न समायोजन, प्राकृतिक संगठन, कालिक अनुक्रमण आदि को स्पष्ट किया जा सकता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, जिसको हम इसमें पढ़ते हैं। जिसमें पहला है फ्रेडरिक रेडजेल।
फ्रेडरिक रैडजर मानव भूगोल के जनक हैं। इन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल को भौगोलिक अध्ययन से भौतिक अध्ययन से पृथक किया और उसके विभिन्न पक्षों को बताया। इन्होंने अपनी बुक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा और उसे उसका उद्देश्य भी बताया। पहला, जनसंख्या के वितरण से संबंधित तथ्य अर्थात जनसंख्या जो उस प्रदेश विशेष में रह रही है उसका वर्ग, जातियां, भाषाएं, धर्म, राष्ट्र से संबंधित तथ्य। दूसरा, जनसंख्या के वितरण से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर वहाँ के भौतिक वातावरण का प्रभाव कैसा है, क्योंकि उसी के आधार पर मानव और उसके वातावरण का समायोजन होता है, जो कि उसका तीसरा विषय क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं दूसरे विद्वान विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश जो कि संभववाद के भी जनक हैं, इन्होंने बताया कि मानव सबसे सक्रिय कारक है, क्योंकि प्रकृति को जीतने से पहले हमको इसकी आज्ञा का पालन करना होता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बताया कि भौतिक दशाओं के परिवर्तन में मनुष्य केवल अप्रासंगिक साधनों का उपयोग नहीं करता, वरन समस्त जीवित शक्तियों के तत्व समायोजन करता है जो पर्यावरण द्वारा संबंधित होते हैं। यह उसने कहा कि मानव प्रकृति की क्रीड़ा में सम्मिलित होता है और साथ ही कहा कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, वह उसे संभावनाएं देती है, सलाह देती है, उसे मानना, उसके साथ समायोजित होना या उसमें परिवर्तन करना ये मानव की स्वयं की इच्छा होती है। ऐसा कहते हुए मिस्टर ब्लाश ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा। पहला, जनसंख्या, दूसरा, सांस्कृतिक तत्व, तीसरा, परिवहन और भ्रमण, और चौथा, मानव प्रजातियां और नगर। जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या के पुंजों अर्थात समूहों, क्लस्टर्स, वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसमूह आदि को सम्मिलित किया उन्होंने। दूसरा, सांस्कृतिक तत्व, जिसे उन्होंने सभ्यता के तत्व भी कहा, कल्चरल एलिमेंट्स भी कहा, जिसमें उन्होंने मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों का वर्णन, विशेषकर वातावरण, पौधों, पशुओं एवं मानव पर्यावरण अनुकूल, मानव द्वारा प्रयुक्त उपकरण एवं कच्चे माल, जीविका के साधन, मकान निर्माण की सामग्री, मानवीय बस्तियां एवं सभ्यता का विकास आदि तत्वों को सम्मिलित किया। तीसरा, परिवहन और भ्रमण, इसमें उन्होंने मानव, पशुओं, गाड़ियों, सड़कें, रेल, महासागरीय परिवहन को सम्मिलित किया। उस समय हवाई परिवहन तो था नहीं, किंतु आज इसे भी मानव भूगोल का अंग माना जाता है। और चौथा, मानव प्रजातियां व नगर, इसमें उन्होंने मानव जातियों और नगर के वर्णन को सम्मिलित किया। इस प्रकार ब्लाश ने उपरोक्त 4 तथ्यों को मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का भाग माना। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कई विद्वानों ने अलग अलग दिया। इसमें जीन ब्रोंश, डिमांजिया, वाइट एंड रेनर, हंटिंगटन आदि कई हैं। तो इन बचे हुए विद्वानों के मतों का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।